आज हम जो टॉपिक लेके आए हैं बच्चों, गुड मॉर्निंग, उसका नाम है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। इलेक्ट्रिक करंट गर्मी पैदा कर सकती है। इलेक्ट्रिक, आप देखते होंगे जब बल्ब को जला के छोड़ते हैं, कुछ देर के बाद हाथ से छूते हैं तो आपको गर्मी लगती है, क्योंकि उसमें हीट पैदा करने का गुण होता है। ये हीट क्यों पैदा होता है, इसी के बारे में हम बात करते हैं। मान लीजिए ये आर रेसिस्टर है, उसके दोनों एंड्स के बीच आप भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किए हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस सोर्स ऑफ पी डी से काम है करंट भेजना, करंट भेजा आई, और इसका काम है करंट को अपोज करना। रेसिस्टर का काम है करंट को अपोज करना, ठीक है। तो ये अपोज करेगा, तो इस बैटरी को, सोर्स ऑफ पीटी को, इस अपोजिशन के खिलाफ, रेसिस्टर के द्वारा अपोजिशन के खिलाफ जो एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है, आप पढ़ चुके हैं, वही वर्क उसमें हीट एनर्जी के रूप में जमा हो जाती है। तो आप ध्यान दें कि आपका क्या फार्मूला है, पोटेंशियल इक्वल टू वर्क डन बाई चार्ज। तो वर्क डन कितना हो जाएगा, Q इंटू वी, ठीक है। और आप जानते हैं कि I होता है Q बाई टी, तो Q कितना हो जाएगा, I इंटू टी। Q की जगह पर क्या लिख देंगे, I इंटू टी। और ओम्स लॉ से भी कितना होता है, IR, तो V की जगह पर लिख देंगे IR। तो ये W जो है ये हो जाएगा I स्क्वायर R इंटू टी। यही एक्स्ट्रा वर्क रेसिस्टर के अपोजिशन के खिलाफ करंट को सेंड करने में, करंट को मेंटेन करने में, ये बैटरी को जो काम करना होता है, यही किया गया काम इस रेसिस्टर में हीट पैदा करने में खर्च होती है। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, H बराबर W इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये हो गया हीट। हीट भी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, इसकी इकाई जूल होगी। आई हो गया इलेक्ट्रिक करंट, इसकी इकाई एम्पियर होगी। आर हो गया रेसिस्टेंस, इसकी इकाई ओम होगी। और टाइम का हो गया सेकेंड। तो आपको एक फार्मूला मिल गया, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो हीट क्यों पैदा हुए जान गए। इसी फार्मूला को आप नए रूप में लिख सकते हैं, H इक्वल टू, अब आई स्क्वायर आर टी है ना, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए V इक्वल टू क्या है, आई आर है ना, V इक्वल टू आई आर। तो आप क्या करें, I के जगह पर क्या लिख दें, V बाई आर। तो आई स्क्वायर की जगह पर क्या होगा, V स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। आई बराबर V बाई आर, आई स्क्वायर V स्क्वायर बाई आर, आई इंटू आर इंटू टी। आर से आर कट गया, तो एक फार्मूला और मिला, H बराबर V स्क्वायर बाई आर इंटू टी। और यदि ये जूल में होगा, ये एम्पियर में होगा, ये ओम में होगा, ये सेकेंड में होगा, तो ये हीट क्या होगी, जूल में। और हीट की एक इकाई और होती है, एक कैलोरी लगभग 4.18 जूल होता है। यदि जूल में नहीं दिया है सवाल में, कैलोरी में दिया है, तो आप हम चेंज कर सकते हैं, 1 कैलोरी इक्वल टू 4.18 या लगभग 4.2 जूल, ठीक है। तो ये सेकेंड फार्मूला हीट का मिल गया। एक फार्मूला और देखिए, हम जानते हैं इसी यहीं से कि H बराबर है आई स्क्वायर आर टी। आई आर को एक साथ लिख लें, आई को एक साथ लिख लें, टी को एक साथ लिख लें। अब आई इंटू आर भी होता है, तो भी इंटू आई इंटू टी। तो एक फार्मूला हो गया, H बराबर भी इंटू आई इंटू टी। किसी आर रेसिस्टर वाले सर्किट में यदि हम भी पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस को, करंट को मेंटेन करने के लिए रेसिस्टर के अपोजिशन के खिलाफ वर्क करना होता है। एंड दैट वर्क डन बाय द बैटरी, बाय द सेल अगेंस्ट द अपोजिशन ऑफ द रेसिस्टर इज converted into heat energy, and there are three formula for heat energy: H equal to I square RT, H equal to V square by R into T, and H equal to V into I into T.
ठीक है। जूल साहब ने इलेक्ट्रिक करंट के हीटिंग इफेक्ट के संबंध में कुछ नियम दिए, उनको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग के नाम से जानते हैं। ये जूल्स लॉ कहता है, आपका मेन फॉर्मूला देख लीजिए, H इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। इफ R एंड T, यदि कंडक्टर सेम कंडक्टर हो और सेम टाइम तक हम करंट बहाएं, यदि दोनों कांस्टेंट हैं, R कांस्टेंट, तब H जो होगा वह आई स्क्वायर के समानुपाती हो। यदि किसी तार के R को हम चेंज नहीं करते हैं, R वही रहता है, और सेम सेकेंड तक, सेम टाइम तक हम करंट बहाते हैं उसमें, तो हीट जो होगा वह आई स्क्वायर के समानुपाती होगा। अर्थात यदि हीट करंट को दुना करेंगे तो हीट चौगुना हो जाएगा, करंट को 5 गुना करेंगे तो हीट 25 गुना हो जाएगा। तो फार्मूला बनेगा H1 अपॉन H2 इक्वल टू I1 स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का पहला पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, समझ गए। फिर कहता है जूल्स लॉ कि यदि तार एक ही हो, वायर को नहीं बदले, उसका आर सेम हो, तो ये कहता है कि इफ तो ये हो गया, यदि करंट सेम है, इफ आई एंड टी आर कांस्टेंट, मतलब कि हर एक केस में एक ही करंट 5 ही एम्पियर बहे तो 5 ही एम्पियर बहे, करंट को चेंज नहीं करें, और कितना समय तक बहाते हैं उसको भी चेंज नहीं करें। यदि ऐसी बात हो, आर कांस्टेंट, देन H प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात 4-5, आपके पास 3 तार हैं, तीनों को अलग अलग R है, तीनों में आप 5 एम्पियर का करंट, 5 एम्पियर इसमें भी, 5 एम्पियर इसमें भी, 5 एम्पियर इसमें भी, 5 सेकंड तक इसमें भी, 5 सेकंड तक इसमें भी, 5 सेकंड तक इसमें भी करंट बहाएं, तब कहता है ये नियम कि जिसका अपोजिशन, जिसका R ज़्यादा होगा उसमें हीट ज़्यादा हो। इसीलिए हम हीटर में जो तार यूज करते हैं उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई रखते हैं, क्योंकि बहुत R हाई होगा तो अधिक हीट पैदा होगा। तो इसका फार्मूला हो गया H1 बटा H2 इक्वल टू R1 अपॉन R2, और ये कब होगा, यदि I और T कांस्टेंट होगा। ये सेकेंड पार्ट हो गया जूल्स लॉ का, कि इफ I एंड R आर कांस्टेंट देन H प्रोपोर्शनल टू R, दैट इज H1 अपॉन H2 इक्वल टू R1 अपॉन R2। और जूल्स का थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट, कि इफ I एंड R आर कांस्टेंट, सेम ही करंट बहाएं और R भी सेम रहे, तब जितना अधिक देर तक करंट को बहाएंगे उसमें गर्मी उतनी ज़्यादा पैदा होगी। यदि करंट और R कांस्टेंट हो तो H समानुपाती टाइम के, और यहाँ फार्मूला हो गया H1 अपॉन H2 इक्वल टू T1 अपॉन T2, और ये थर्ड पार्ट ऑफ जूल्स लॉ, थर्ड पार्ट हो गया। तो इस ढंग से जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहता है कि H1 अपॉन H2 इक्वल टू आई स्क्वायर अपॉन I2 स्क्वायर। ये कब होगा, जब R और T कांस्टेंट हो। H प्रोपोर्शनल टू R, अर्थात H1 अपॉन H2 इक्वल टू R1 बटा R2, ये कब होगा, जब स्मॉल I और स्मॉल t कांस्टेंट होगा। और थर्ड पार्ट कहता है कि H समानुपाती टाइम के, अर्थात H1 अपॉन H2 बराबर T1 अपॉन T2, ये कब होगा, जब हमारा I एंड R क्या होगा, कांस्टेंट। तो इस ढंग से जूल साहब ने 3 कंडीशन में हीट पैदा होने की, करंट के कारण हीट पैदा होने के लिए फार्मूला दिया, और इन्हीं तीनों पार्ट को मिला देंगे तो उनको हम कहते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। हीट क्यों पैदा हुआ ये जान गए, कि बैटरी को तार के अपोजिशन के खिलाफ, विरोध के खिलाफ काम करना होता है करंट को बहाने के लिए,
वही किया गया काम उस तार में हीट एनर्जी के रूप में जमा हो जाती है। 3 फार्मूला है हीट का, H बराबर आई स्क्वायर आर टी, H बराबर बी स्क्वायर बाई आर इंटू टी और H बराबर V इंटू आई इंटू टी। ठीक।